फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसको आप पहले वंश को, जो कि दिल्ली जितने भी वंश दिख रहे हैं आपको, चाहे वो दास वंश हो या जिसको कहते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जो क्रमबद्ध है आपको शासन जो वंश है उनको याद रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, जिसमें कि गुलाम वंश का जो शासन का समय काल होता है वो है 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश का है 1290 से लेकर 1320, फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है जो कि 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक, उसके बाद आते हैं लोधी वंश की बात करते हैं। लोधी वंश की अगर बात करें तो 1451 से लेकर 1526। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वो वंश कौन सा था, तो आंसर जो होगा वो होगा इसका बी। ठीक है, तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। ठीक है, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जिसमें कि लॉर्ड एलिगन है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय एक घटना हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की एक ऐतिहासिक क्रांति हुआ था इसी के शासन के दौरान। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते कुतुब मीनार का जैसा आज हम देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, फिरोज तुगलक द्वारा। इसका एक स्टोरी है कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन जो है ऐबक है, इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसमें कि सिर्फ क्या था, इसमें सिर्फ पहला जो था पहला मंजिला बनवाया था। ठीक है, इसका लेकिन जो कुतुब मीनार का योजना था वो 4 मंजिला बनाने का था, लेकिन इसने एक ही मंजिला का निर्माण करवाया था। इसके बाद इसका जो शेष कार्य जो पूरा कराता है वो इल्तुतमिश इसका पूरा कराता है। उसके बाद होता क्या है, फिरोज तुगलक के जो शासनकाल में जो मीनार था ये, ठीक है, उस पर बिजली, जिसको तरित कहते हैं, गिरने से इसकी चौथी जो मंजिला थी वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको तोड़वाकर फिरोज तुगलक ने उसकी जगह 2 मंजिलें और बनवा दी, है ना। तो इस तरह से जो ऐतिहासिक जो मीनार है उसका जो मरम्मत करवाया गया था, जो आज दिखता है, जिस तरह से दिखता है वो है फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सुल्तानों की राजभाषा क्या थी। ठीक है, सुल्तानों की जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तानों की जो राजभाषा थी वो था फारसी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आप टिक करेंगे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ग व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी वर्ग की व्यवस्था, जन्म पर या प्रतिभा पर या व्यवसाय पर या शिक्षा पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, व्यवसाय के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट आते हैं श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है जब, ये कब होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा बी नंबर, मीन्स की मजदूरी जो होगा स्मॉलर देन सीमांत आय के उत्पाद के तुलना में। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो योजना अवकाश के रूप में अगर बात करते हैं वो कौन सा वर्ष था, तो आंसर जो होगा इसका बी नंबर ऑप्शन होगा 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं।
बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की घोतक होगी यदि उसके साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर जो होगा वो सी नंबर आंसर होगा इसका, गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, स्वरूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं भाई। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका वो होगा बी, क्रम हासमान। ठीक है, ये होगा क्रम हासमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से एक दो सवाल ऐसे जो आ जाते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो जरूर इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वैकल्पिक जिसे कि कहते हैं उसको, उसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, जैसे करेंसी नोट है, चेक है, सिक्के हैं, तो उसमें से एक आंसर होगा इसका डी, बॉन्ड पेपर जिसको कहते हैं, बंध पत्र कहते हैं। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फर्म में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती है क्या कहलाती है। ठीक है, आंसर होगा इसका सी नंबर आंसर, सुस्पष्ट लागत। ठीक है, सुस्पष्ट लागत इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले शुरू की गई थी कहाँ, चीन में, भारत में, जापान में या पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीन में। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा। पहले ये चीन में अवधारणा ये शुरू हुआ। अगर भारत की बात करते हो तो ये भारत में इसको अडॉप्ट किया गया 2000 ईस्वी से। ठीक है, 2000 की अगर बात करें तो 2000 में जो इसमें चीन में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा थी उसकी प्रेरणा भारत भी इससे इस समय लिया था। ठीक है, अडॉप्ट किया था। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसकी प्राकृतिक आपदा के बारे में बात किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं भूकंप हो गया, वावंडर हो गया, चक्रवात हो गया या प्रभंजन हो गया, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। पूर्वी तटीय जो मैदान है उसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा, पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं सवाल पे 67 में। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा या फिर क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आंसर जो होगा इसका बी नंबर आंसर होगा, तमिल को एक क्या किया गया था, केंद्रीय सरकार द्वारा जो श्रेष्ठ स्वर्ण भाषा या फिर इसे कहते हैं क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 68 का वो होगा हवाई में। ठीक है, हवाई में। ठीक, हवाई जो द्वीप समूह है ये एक तरह का द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह है जो कहाँ का है, ये यूएसए का है। ठीक है, ये कहाँ का है, यूएसए का है। क्लियर, चलिए आते हैं 69 पर। 69 में क्या है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है किसको, आंसर जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ठीक है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। कहने का मतलब किसी ग्राम की निर्वाचक जो होते हैं नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे मैं बता दिया कि जो भी निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों के सामूहिक रूप को ग्राम सभा कहते हैं, और इसको निरूपित करने के लिए पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल इसके अभिव्यक्ति करने के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट है संसद और संविधान साधन है किसके, विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 का आंसर होगा वो होगा विधिक न्याय के। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लोकसभा के प्रति होगा। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो आंसर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा केवल एक विकल्प, मीन्स कि बी नंबर आंसर होगा। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 73 पे बढ़ते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ये शून्यकाल का अर्थ जो होता है इसका मतलब आंसर होगा इसका सी। ठीक है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, मीन्स कि हाउस ऑफ द पीपल जो है लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1954, मीन्स कि ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होगा? चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, काला खुरदुरा, काला मरसिन या फिर सफ़ेद खुरदुरा या सफ़ेद मरसिन। ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा काला और खुरदुरा। अगर काला हो सतह और साथ ही साथ खुरदुरा तो सबसे ज़्यादा जो होगा उष्मा को अवशोषित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 में कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती जिसका, यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकत्व कम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा गलनांक कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा कण का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्फा कण का। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सोडा लाइम एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा गर्दन के निकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली का जो इसका आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। ठीक है, इसका डी नंबर इसका आंसर होगा। जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वो है लाइसोसोम। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोन में, ब्लड में या फिर उपास्थि में या लसिका में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा बोन में। ठीक है, नेक्स्ट है एलोसोम होते हैं क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, एलील होते हैं या लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 81 का जो आंसर होगा वो होगा लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। नेक्स्ट है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा रेनिन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपवर्तन से क्या मिलता है? ठीक है, आंसर जो होगा इसका ए नंबर आंसर होगा कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए मीन्स कि इसका ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? अक्रिय गैस, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन। हालांकि चारों जो है अक्रिय गैस है, लेकिन सवाल है कि यौगिक बना सकती कौन सी गैस? 84 का जो होगा आंसर वो होगा बी नंबर आंसर होगा जीनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है या क्या प्राप्त होता है? ठीक, तो इससे जो प्राप्त होता है वो होता है, आंसर जो होगा इसका वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और क्योंकि पायराइट जो है अयस्क में सल्फर होता है इसलिए इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि पायराइट अयस्क को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या केवल किसमें होती है? ठीक है, ऑक्सीकरण की पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में? तो आंसर इसका जो होगा वो होगा 86 का
ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है इसमें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनियक, ठीक है। ये काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा गया है, ए नंबर इसका आंसर होगा। इसका अगर फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है डीटीपी का, ठीक है। डीटीपी का पूरा यहाँ पे जो है पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे डीटीपी का जो पूरा रूप है क्या है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, सॉरी 89 के बाद यहाँ पे 91 पे आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो करंट क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं लिए हैं। यहाँ पे बात है 91 पे, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, मीन्स कि 1000वां भाग। अब आते हैं 91 के बाद आते हैं सवाल पे, 91 पे के बाद आते हैं 95 पे, ठीक है। 95 में क्या है, संसार के सबसे ऊंचे टावर, ठीक है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा, बुर्ज जो है दुबई में जिसे बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई पूछा गया है 95 में, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 818 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कितनी होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है, ठीक है। अब आगे इसके बात करते हैं कि जो न्यायाधीश आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं, इन न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है, ठीक है, 9 वर्ष का होता है, ठीक। लेकिन जो कार्यकाल के समाप्त होने पर ये पुनः चुने जा सकते हैं, ठीक है, कार्यकाल के समाप्त होने पर पुनः ही चुने जा सकते हैं। और 15 न्यायाधीशों में से 5 जो न्यायाधीश होते हैं सुरक्षा परिषद के जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, अस्थायी सदस्य के देशों के होते हैं। मीन्स कि 10+5 का अगर रेशियो यहाँ पे बनाया जाए तो जो 5 होते हैं अस्थायी सदस्य देशों के होते हैं सदस्य, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आते हैं 99 पर और 100 पर देखेंगे, और यहाँ पे जीके का जितना भी 50 क्वेश्चन के अराउंड था वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो 99 में आते कि संसार में रेलों के सबसे बड़ा जाल या सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश का है, भारत, रूस, चीन या यूएसए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है, ठीक है। द जिगजैग वे का जो लिखने वाले हैं, राइटर हैं, उनका नाम है अनीता देसाई। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।